जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो फटाफट इस क्लास को शेयर करेंगे आपके पास जितने भी दोस्त होंगे व्हाट्सएप पर। ठीक है, इसमें हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में हिंदी। पेपर का नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य द्वितीय। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है HND 304। 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट है MCQ, वो भी नोट्स के साथ। नोट्स को मिस मत करिएगा क्योंकि नोट्स से कई सारे आपके प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान में रख कर के नोट्स को पढ़िएगा। आप अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये नोट्स आपके काम आएंगे। नोट्स कैसे मिलेंगे, तो PDF कैसे मिलेगा आपको, तो PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो और ये PDF दोनों एक साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, PDF डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक। चलिए, इसमें पहला प्रश्न आपका क्या पूछा है, देखिए। उठो धरा के अमर सपूतों के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार कौन है, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका। इसमें नोट्स भी मैंने लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा कि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी का जन्म कब हुआ था, तो 1 दिसंबर 1916 को कहाँ हुआ था, रोहता आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हो गई थी द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी की। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 2 क्या पूछा भैया, ध्यान देंगे। देखिए, बाल साहित्य सर्वोच्च पुरस्कार महेश्वरी जी को किसने दिया था, तो यह मोरारजी देसाई जी ने दिया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आएगा जरूर, 100% इसे लिख लीजिए। ठीक है, बाल साहित्य सर्वोच्च पुरस्कार महेश्वरी जी को किसने दिया था, मोरारजी देसाई जी ने। चलिए, नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इससे भी कई प्रश्न आएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने साल 1977 में बाल साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी को दिया था। ठीक है सर, यह पुस्तक यह पुरस्कार, ठीक है, सॉरी पढ़ने में भी कभी गलती हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। देखिए, यह पुरस्कार और ताम्रपत्र उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से ग्रहण किया था। जल्दीबाजी में भी गलती हो जाती है तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, देखिए, किसके द्वारा यह दिया गया था पुरस्कार, मोरारजी देसाई के द्वारा, उस समय वो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले। साल 1975 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और साल 1982 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो साल 1975 में। ठीक है, पद्म श्री पुरस्कार कब मिला था ये भी पूछेगा, तो साल 1982 में। ठीक है, देखिए, 29 अगस्त 1998 को उनका निधन हो गया था, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, नोट्स से मैं इसीलिए पढ़ाता हूँ, 100 क्वेश्चंस आपको पढ़ाने से बेहतर है मैं नोट्स पढ़ा दूँ आपको। ठीक है, क्योंकि नोट्स बहुत जल्दी आपको याद होंगे और नोट्स को आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न क्या भैया देखेंगे आपका, इतने ऊंचे उठो कविता निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह कविता लिखी गई है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चौथा नंबर प्रश्न क्या पूछा है, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी की कविता की बोली है, तो द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी की कविता की जो बोली है वह हिंदी है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आपका देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न क्या पूछा है, प्रयागराज में महेश्वरी जी ने कौन सी संस्था बनाई, तो प्रयागराज में महेश्वरी जी ने गुंजन संस्था बनाई थी, इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए, छठा नंबर प्रश्न क्या भैया, ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोपाल सिंह नेपाली किस तरह के कवि थे, तो गोपाल सिंह नेपाली हिंदी और नेपाली दोनों कवि थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए, अगला प्रश्न आपका देखते हैं। देखिए, प्रश्न है, ये नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, नेपाली जी के बारे में है। देखिए, गोपाल सिंह नेपाली छायावदोत्तर काल के कवि थे। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि गोपाल सिंह नेपाली किस काल के कवि हैं, तो छायावदोत्तर काल के, याद रखिएगा। ठीक है, वे एक प्रसिद्ध गीतकार भी थे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। उनकी रचनाओं में उमंग, रागिनी, पंछी, नीलिमा, हिमालय ने पुकारा आदि प्रसिद्ध काव्य संग्रह शामिल है। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 11 अगस्त 1911 को चंपारण में बेतिया में हुआ था। चंपारण कहाँ भैया, तो चंपारण बिहार में है। ठीक है, बेतिया भी बिहार में है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, बेतिया एक जिला है। उन्होंने 1944 से 1956 तक सिनेमा जगत में भी काम किया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे।
चलिए 7वां प्रश्न क्या है, गोपाल सिंह ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो गोपाल सिंह ने भैया रतलाम टाइम्स, चित्रपट और सुधा एवं योगी, इन चारों पत्रिकाओं का, सॉरी 3 पत्रिकाओं का, ठीक है, रतलाम टाइम्स, चित्रपट और सुधा एवं योगी, ये तीनों पत्रिकाओं का संपादन किया था गोपाल सिंह जी ने, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत ही देखिए पत्रिका से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा, ठीक है, पत्रिकाओं को ध्यान से पढ़ के जाइएगा, इसलिए मैंने सब टाइप करके आपको दे दिया है, सभी पढ़ लीजिए, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न क्या है, गोपाल सिंह नेपाली की निम्न में से कौन सी कविता लिखी? गोपाल सिंह नेपाली निम्न में से कौन सी कविता लिखी है? सावन, कल्पना, नीलिमा या फिर उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी है, ठीक है। सावन, कल्पना और नीलिमा गोपाल सिंह नेपाली जी की कविताएं हैं, इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए गोपाल सिंह नेपाली जी की कुछ रचनाएं मैंने यहाँ पर लिखी है, तो ध्यान दीजिएगा नोट्स में, ठीक है। गोपाल सिंह नेपाली की कुछ प्रतिनिधि रचनाएं ये हैं, कौन कौन सी? दीपक जलता रहा रात भर, मैं विधुत मैं तुम्हें निहारूं, ठीक है, मैं विधुत मैं तुम्हें निहारूं, बिहारे बिहारे आएंगे होठों पे फूल खिलेंगे, ठीक है। पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तू चिंगारी बनकर उड़ी रे, दिल चुरा कर न हमको, हिंदी है भारत की बोली, ठीक है। उनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं यहाँ पे दिया गया है नोट्स में, तो ध्यान देंगे। देखिए उनकी कुछ रचनाएं हैं, उमंग रागनी पंछी, नीलिमा हिमालय ने पुकारा, मेरा धन है स्वाधीन कलम, ठीक है। यह दिया मुझे नहीं, ठीक है, यह दिया मुझे नहीं, अपनेपन का मतवाला, गरीब का सलाम ले, नवीन कल्पना करो, हिमालय और हम, मुस्कुराती रही कामना, ठीक है। 1962 के चीन आक्रमण के समय, ठीक है, चीनी आक्रमण के समय उन्होंने कई देशभक्तिपूर्ण और कविताएं लिखी, ठीक है। इनमें सावन, कल्पना, नीलिमा, नवीन कल्पना करो आदि प्रमुख प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ये सभी क्या हैं? देशभक्ति गीत हैं, ठीक है। सावन, कल्पना, नीलिमा, नवीन कल्पना करो, ठीक है, ये सभी उनकी देशभक्ति गीत हैं। मैंने सभी को यहाँ पर टाइप करके आपको दे दिया दोस्तों, सभी ध्यान से पढ़ करके जाइएगा, सभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई भी रचना आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए मैंने सारे रचनाओं को टाइप करके आपको दे दिया, ठीक है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, निर्माता निर्देशक के तौर पर निम्न में से नेपाली ने किन फिल्मों का निर्माण किया? तो नेपाली जी ने नजराना, सनसनी, खुशबू, इन तीनों फिल्मों का निर्माण किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है आपका उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 10 आपका क्या है, नेपाली ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ मासिक पत्रिका में कार्य किया, तो सुधा में कार्य किया था, ठीक है। सुधा एक मासिक पत्रिका थी जिसमें नेपाली जी और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी दोनों एक साथ काम किए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा है दोस्तों, घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, किस रचनाकार की पंक्ति है? तो यह गोपाल जी की पंक्ति है, और किससे लिया गया है? तो स्वतंत्रता के दीपक नाम के पाठ से लिया गया है इस लाइन को, ठीक है, याद रखिएगा, घोर अंधकार हो चल रही बयार हो। चलिए 12वां नंबर प्रश्न आपका है इसमें, गोपाल नेपाली के पुत्र नकुल नेपाली ने बम्बई उच्च न्यायालय में की निर्माताओं के खिलाफ एक याचिका दायर की, किन निर्माताओं के खिलाफ याचिका दायर की थी नेपाली के पुत्र ने? तो ये थे, ऑप्शन नंबर ए है इसमें, असलम डाग मिलेनियर और स्कायर डाग मिलेनियर, इन दोनों के खिलाफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुझे लग रहा है जब पूछेगा तो ध्यान में रख करके जाइएगा, ठीक है। चलिए 13वां नंबर प्रश्न क्या है आपका, गोपाल सिंह नेपाली के पिता का नाम क्या था? तो गोपाल सिंह नेपाली के पिता का नाम गोपाल बहादुर सिंह था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कहीं कहीं रेल बहादुर सिंह भी लिख करके दे रहा है, तो आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसमें आप नोट्स भी ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों, गोपाल सिंह नेपाली के पिता का नाम गोपाल बहादुर सिंह था, ठीक है। उनका जन्म 11 अगस्त 1911 को बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया में हुआ था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा है,
श्याम नारायण पांडे मुख्यतः किस रस के कवि माने जाते हैं? तो श्याम नारायण पांडे वीर रस के कवि माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 15 नंबर क्या पूछा है? थाल सजाकर किसे पूजने निम्न पंक्ति श्याम जी की किस रचना से संबंधित है? तो यह हल्दी घाटी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है इसमें। 16वां नंबर प्रश्न क्या है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए, सरस्वती सम्मान ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह आएगा 100% आएगा। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान जो है वह आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगर ये प्रश्न नहीं आएगा तो इससे संबंधित आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नोट्स लिखा है, नोट्स पढ़ लीजिए आप। देखिए, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है, यानी साल भर में एक बार दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से किसी लिखे गए उत्कृष्ट गद्य या साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है। ये भी याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में यह सम्मिलित है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है साहित्य के क्षेत्र सरस्वती सम्मान पुरस्कार। ठीक है, जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं लिखी गई हैं, आप किसी भी भाषा में रचना करेंगे, उस रचना के लिए आपको साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, देखिए, सरस्वती सम्मान पुरस्कार की शुरुआत साल 1991 में हुई थी। किसने की थी? के बिड़ला फाउंडेशन ने। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, आपसे पूछ सकता है सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। किसके द्वारा की गई थी? तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा। यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो उसमें भी हिंदी में ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, दोनों हाथ में आपके लड्डू है। ठीक है, क्या करिएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में जा कर के इसका PDF और ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 17वां नंबर प्रश्न है, जौहर किसकी कृति है? बताइए, जौहर किसकी कृति है? तो श्याम नारायण पांडे जी की कृति है। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है इसमें। नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, जौहर हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखा गया वीर रस का खंड काव्य है। ठीक है, श्याम नारायण पांडे ने कई बेहतरीन काव्य रचनाएं की हैं, जिसमें जौहर, हल्दी घाटी, तुमुल, रूपांतर, आरती, जय हनुमान, परशुराम, जय पराजय और गोरावध, ठीक है, प्रमुख हैं। हल्दी घाटी उनकी सबसे लोकप्रिय रचना है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। मैंने सारी रचनाएं यहाँ पर आपके लिख दिए। ठीक है, पूछेगा कि आरती किसकी रचना है, तो जब आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, हवा में पढ़ेंगे तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो ध्यान से पढ़ करके जाइएगा। मैंने सभी यहाँ पर लिख दिए आपके। ठीक है, चलिए 18वां नंबर प्रश्न क्या है? हल्दी घाटी के रचनाकार हैं। तो हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? अभी मैंने आपको पढ़ाया है, तो श्याम नारायण पांडे जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है इसमें। देखिए, ये भी याद रखिएगा, हल्दी घाटी महाकाव्य में कुल 17 सर्ग हैं। ठीक है, इस रचना पर उन्हें देव पुरस्कार मिला था। ठीक है, श्याम नारायण पांडे जी को, ठीक है, हल्दी घाटी रचना के लिए देव पुरस्कार दिया गया था, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। चलिए 19वां नंबर प्रश्न क्या है? 46वां उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान दिवस स्थापना समारोह किस वर्ष आयोजित किया गया? तो यह 30 दिसंबर 2022 को आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में जो हिंदी संस्थान दिवस स्थापना मनाया जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर 1976 को हुई थी, इस पॉइंट को याद रखिएगा, यह आपके हमेशा काम आएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है, श्याम नारायण पांडे जी का जन्म कब हुआ? तो श्याम नारायण पांडे जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नोट्स को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। देखिए, श्याम नारायण पांडे का जन्म 1907 में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के डुमरांव गांव में हुआ था। ठीक है, मृत्यु कब इनकी हुई थी? 1991 में। जन्म 1907, मृत्यु 1991। चलिए प्रश्न नंबर 21 आपका क्या है?
श्याम नारायण जी हिंदी में साहित्याचार कहाँ से की? तो साहित्याचार कहाँ से प्राप्त की थी इन्होंने? तो काशी विद्यापीठ से, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है इसमें। चलिए 22 नंबर क्या पूछा है? सोहनलाल जी की श्रेष्ठ कविता है, यानी सोहनलाल द्विवेदी जी की श्रेष्ठ कविता कौन सी है? तो प्रकृति संदेश, बढ़े चलो, पूजा गीत, ये तीनों इनकी श्रेष्ठ कविताएं हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपका लिखा है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक है। लिखने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे ये आपकी जिम्मेदारी है, इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कम से कम एक लोग को तो ज़रूर शेयर करिएगा, जो भी यूपी पुलिस की तैयारी करते होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, ठीक है, जिसमें हिंदी पूछा जाता हो, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सोहनलाल द्विवेदी जी के कुछ कविताएं हैं, मैंने यहाँ पर बहुत सारा लिखा है, देखिए। बढ़े चलो, दूसरा है नयनों की रेशम डोरी से, तीसरा है तुम्हें नमन, चौथा है वंदना, ठीक है। पांचवा है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। और भी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। छठवां है इनका वंदना के इन स्वरों में, सातवां है युगावतार गांधी, आठवां है जय राष्ट्रीय निशान, नवां है इनका आया बसंत, 10वां है खादी गीत, 11वां है गिरिराज, ठीक है। और भी इनकी रचनाएं हैं, देखिए। इनकी कुछ बाल कविताएं हैं, देखिए। सोहनलाल द्विवेदी जी की कुछ बाल कविताएं हैं, कौन कौन सी? जी होता चिड़िया बन जाऊं, दूसरा है हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, तीसरा है मेरा देश, चौथा है मीठे बोल, ठीक है। और भी है, पांचवा है गुरु और चेला, छठा है इनका हाथी और खरगोश, सातवां है मेढक और सांप, आठवां है मूर्ख पंडित, ठीक है। बहुत सारी इनकी रचनाओं को मैंने आपको बताया दोस्तों, तो इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। और ध्यान से आप ज़रूर पढ़िएगा। देखिए, सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की, ठीक है, बिंदकी तहसील के सिलौली गांव में हुआ था। उनके जीवन पर महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीयता से भरपूर रचनाओं के लिए सोहनलाल द्विवेदी का नाम अग्रणी है। मृत्यु 1 मार्च 1988 को हुई थी। इनके पिता का नाम क्या था? वृंदावन प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 23 नंबर क्या भैया? सोहनलाल जी का प्रेम गीत निम्न में से है, बताइए। सोहनलाल जी का प्रेम गीत कौन सा है? तो बसंती इनका प्रेम गीत है, ठीक है। मैंने यहाँ पर और रचनाएं इनकी लिखी है सोहनलाल जी की, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। सोहनलाल जी की प्रमुख रचनाएं हैं भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधार, ठीक है, कुड़ाल, चेतना, बांसुरी तथा बच्चों के लिए दूध बतासा, ये सभी इनकी रचनाएं हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या है? सोहनलाल जी की कविता की भाषा क्या है, बताइए। उनकी जो कविताएं हैं उसकी भाषा पूछ रहा है, तो सरल है, परिष्कृत खड़ी बोली है और सहज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 25 आपका इसमें दिया है, सोहनलाल जी का प्रथम काव्य संग्रह भैरवी किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो प्रकाशन वर्ष भी पूछेगा, तो याद रखेंगे 1941 ईस्वी में भैरवी का प्रकाशन हुआ था, ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या पूछा है आपका इसमें? 26 नंबर प्रश्न पूछा है, सोहनलाल द्विवेदी निम्न में से संपादन किया, बताइए। किसका संपादन किया? सरस्वती, प्रणय का, या फिर बाल सखा, या फिर वैदेही का, ये सभी पत्रिकाएं हैं, याद रखिएगा। सोहनलाल द्विवेदी जी ने किसका संपादन किया था? तो बाल सखा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 27 नंबर क्या है? सोहनलाल द्विवेदी जी को किसके माध्यम से देश की प्रेम भावना जगी? किसके माध्यम से सोहनलाल द्विवेदी जी को देश प्रेम की भावना जगी थी? तो मदन मोहन मालवीय की वजह से, ठीक है। ये 100% प्रश्न आएगा, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखेंगे, 28 नंबर क्या है? किसके विचारों का प्रभाव सोहनलाल पर गहरा प्रभाव पड़ा? तो महात्मा गांधी के विचारों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा इसमें? सोहनलाल जी की हिंदी साहित्य का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ? बताइए। सोहनलाल द्विवेदी जी को हिंदी साहित्य का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ था? तो यह पंडित बलदेव प्रसाद शुक्ला जी से प्राप्त हुआ था, ठीक है। 29 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका।
प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा है, हिमालय का संदेश शीर्षक कविता किसकी रचना है, बताइए किसकी रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था, मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई थी, ठीक है। हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की कुछ और रचनाएं हैं, कौन कौन सी, कलम आज उनकी जय बोल, हुंकार, समर शेष है, वीर, ये सभी उनकी रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, शहीद सप्तवन निम्न में से किस कवि की रचना है। शहीद सप्तवन किसकी रचना भैया, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। 32 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, निम्न में से राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 32 का। 33 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, निम्न में से दिनकर की कौन सी रचना है, बताइए दिनकर जी की कौन सी रचना है। तो रेणुका, हुंकार, रसवंती, उर्वशी, सामधेनी, रश्मिरथ, ये सभी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए मैंने रामधारी सिंह दिनकर जी की जितनी भी रचनाएं हैं यहाँ पर मैंने टाइप किया है, नोट्स किया है, तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए पहली उनकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की बारदोली विजय संदेश, यह 1928 में लिखी गई थी, ठीक है। प्रणभंग, ये प्राणभंग भी कभी कभी लिख के देता है, तो इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। प्रणभंग है या फिर प्राणभंग, 1929 में लिखी गई। रेणुका 1935, हुंकार 1938, रसवंती 1939, ठीक है। द्वंद्व गीत कब लिखी गई भैया, 1940, कुरुक्षेत्र 1946, धूप छां 1947, सामधेनी 1947, बापू 1947, ठीक है। 11वां आपका क्या है, रश्मिरथ, 12वां है परशुराम की प्रतीक्षा, 13वां है उर्वशी, 14वां है संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है। और भी इनका है 15वां क्या भैया, तो लोकदेव नेहरू, ठीक है। ये सभी इनकी रचनाएं हैं, सभी रचनाएं याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना रेणुका थी, ठीक है, जो 1930 के दशक में प्रकाशित हुई थी। 1959 में दिनकर को उनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अभी मैंने जो ऊपर आपको पढ़ाया दोस्तों, ये बापू 1947, ये प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। उसके लिए सॉरी, रचना नहीं हुई थी, प्रकाशन वर्ष है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है आपका, कलिंग विजय कविता किसने लिखी है। कलिंग विजय कविता रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। 34 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 35 नंबर प्रश्न पूछा है, एर नगपति मेरे विशाल, यह दिनकर की किस कविता की पंक्ति है। तो यह हिमालय की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, निम्न में से कौन, निम्न नहीं है निम्न है, ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना महाकाव्य है, रश्मिरथ, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी या रसवंती। तो उर्वशी क्या है भैया, तो यह आपका महाकाव्य है, ठीक है। 36 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। 37 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है, किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे, बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति थे रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। नोट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। 1964 में दिनकर ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति का पद ग्रहण किया, याद रखिएगा, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछेगा राज्यसभा की सदस्यता रामधारी सिंह दिनकर ने कब ठुकराई थी, तो 1964 में। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, तो भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर काम किया था, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न क्या है आपका, दिनकर के पिता का क्या नाम था, बताइए। रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम क्या था, तो रविनाथ सिंह जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 39 नंबर प्रश्न है आपका, रामधारी सिंह दिनकर किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं, प्रगतिवाद और मानववाद, ठीक है। मानववाद दोनों कवि माने जाते हैं, तो इसमें मानववाद आपका दिया नहीं है, तो प्रगतिवाद हो जाएगा, याद रखिएगा। कभी कभी प्रगति नहीं देता है, मानववाद देता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है आपको, ठीक है।
देखिए प्रगतिवादी और मानववादी दोनों तरीके से मैंने आपको प्रश्न को समझा दिया था। आपका उत्तर गलत नहीं होगा आप, ठीक है। चलिए, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था बताइए। यह 1959 में मिला था, ठीक है। 40 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार ने दिनकर की स्मृति में डाक टिकट कब जारी किया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यह 1999 में जारी किया, ठीक है। चलिए 42 नंबर प्रश्न क्या है आपका, बालकृष्ण शर्मा किस धारा के कवि थे बताइए। बालकृष्ण शर्मा किस धारा के कवि है भैया। तो स्वच्छंदतावादी, ठीक है, स्वच्छंदतावादी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 43 नंबर क्या है, बालकृष्ण शर्मा ने जेरम में किसकी रचना की। तो ये उर्मिला की रचना किए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 44 नंबर प्रश्न क्या है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म कब हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जन्म कब हुआ था बालकृष्ण शर्मा जी का। तो 8 दिसंबर 1897 में बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे हम लोग। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 8 दिसंबर 1897 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर राज्य के भयाना गांव में हुआ था, ठीक है सर। वे द्विवेदी युग के जाने माने कवि हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है कि बालकृष्ण शर्मा किस युग के कवि हैं, तो द्विवेदी युग के, ठीक है। पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे, ये भी याद रखिएगा। इनकी मृत्यु 29 अप्रैल 1960 को हुई थी, इस पॉइंट को भी याद रखिए, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, एग्जाम में आपका जन्म डेट नहीं पूछता है, मृत्यु केवल पूछता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, क्योंकि थर्ड ईयर है, लास्ट ईयर है, तो थोड़ा टफ करके पूछेगा, तो अच्छे से पढ़कर जाइएगा, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण की कौन सी प्रमुख काव्य कृति का प्रकाशन 1957 में हुआ था। तो यह उर्मिला का हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। 46 नंबर प्रश्न क्या है, कलम आज उनकी जय बोल निम्न कविता किस रचनाकार की है बताइए। तो यह बालकृष्ण शर्मा जी की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। 47 नंबर प्रश्न क्या है, नवीन जी किस युग के कवि हैं। तो यह किस युग के कवि हैं, अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है। अगर आप हवा में पढ़ेंगे तो कुछ भी आपको याद नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान से मन लगाकर आराम से पढ़िए, ठीक है। प्रश्न नंबर 48 आपका पूछा है दोस्तों, बालकृष्ण शर्मा किस वर्ष भारतीय संसद के सदस्य थे। तो यह 1952 ईस्वी में भारतीय संसद के सदस्य थे, ठीक है। बालकृष्ण शर्मा जी 1952 में भारतीय संसद के सदस्य थे। चलिए 49 नंबर प्रश्न क्या है, बालकृष्ण शर्मा किस पत्रिका के प्रधान संपादक के रूप में कार्य किए। तो यह प्रताप पत्रिका, ठीक है, प्रताप पत्रिका के में, ठीक है, प्रधान संपादन के रूप में काम किए थे बालकृष्ण शर्मा जी, ठीक है। प्रताप पत्रिका में प्रधान संपादक के रूप में काम किए थे, ठीक है। 49 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, लास्ट प्रश्न है आपका, भारत खंड के तुम हरे जनगढ़ चमक रहे हैं तब शोणित में किसकी रचना है। तो यह बालकृष्ण शर्मा जी की रचना है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। 6 सेमेस्टर में भी ये पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।